हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का मार्च 2024 का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आपने सारी पढ़ ली होंगी तो इन पर टाइम नहीं लगाएंगे हम, और ये सब आपके मार्क्स की डिटेल है, सेक्शन वाइज डिटेल है जो आप सबको पता है। हम सेक्शन ए 1 मार्क के 20 क्वेश्चन से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फटाफट अपना सॉल्यूशन देखते हैं। मैं होप करती हूँ जो मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस बताए थे उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और इसी तरह अपने सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आगे 12th के लिए भी चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। जिन फ्रेंड्स को आपने अभी तक लिंक शेयर नहीं किया है उनको भी चैनल के बारे में बताएं, लिंक ज़रूर शेयर करें। 12th का सिलेबस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब हम सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी, और ये 4 सेट आपको दे रखे हैं और आपने ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले ए यूनियन डी ले लेते हैं। ये ए है और ये डी है, दोनों की यूनियन करोगे तो 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 आएगा। फिर मुझे करना है बी और सी का यूनियन, तो ये बी है और ये सी है, तो बच्चे ये बन रहा है 7, 9, 11, 13, 15। और अब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी, तो जो दोनों में मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, 9 मैच कर रहा है, 11 कर रहा है और 15 कर रहा है, तो ये आ जाएगा 7, 9, 11, 15, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड भी आपका सेट में से है, यू दे रखा है आपको, यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स हैं आपके, और ए है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8, सी गिवन है, बी माइनस सी निकालना है। अब देखेंगे ध्यान से कि जब मैं सेट बी माइनस सी की बात करती हूँ तो 2 4 6 8 और -3 4 5 6, बी में से वो एलिमेंट हटाने जो सी से मैच करते, तो 4 हट जाएगा और 6 हट जाएगा, तो 2 8 बचेगा। लेकिन जो 2 8 है वो आपके आंसर में कहीं नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपकी मिस प्रिंटिंग है। अगर आपसे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट पूछता, यानी कि 2, 8 का कॉम्प्लीमेंट पूछता, तो वो आपका हो जाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 और 8 को हटा देते। समझ रहे हो मेरी बात को? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता 1 3 4 5 6 7 9, और ये आपका ऑप्शन ए आपका अवेलेबल हो जाता। तो आप इसका जो भी करके आए, आपकी टीचर को आपको इसका मार्क्स देना होगा, और अगर आपकी टीचर ने ठीक करा दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो b माइनस सी के अकॉर्डिंग ये आंसर है और कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग ये आंसर है। थर्ड पर आ जाइए। ए गिवन है आपको XYZ, बी गिवन है 1 2, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इनटू बी। किसी सेट ए से किसी सेट बी पर कितने सबसेट्स हमारे कितने रिलेशन होते हैं। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे उसकी 2 की पावर कर दो। मान लो ए क्रॉस बी की बात करूँ तो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँ तो उसमें 3 दूनी 6 एलिमेंट आएंगे। जिस सेट में 6 एलिमेंट होंगे उसके 2 की पावर 6 सबसेट्स होंगे, और इतने ही उसमें क्या हो जाएंगे? रिलेशन। क्योंकि रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो जितने इसके सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, खोल के देख लेना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 सबसेट होंगे, तो 64 ही रिलेशन होंगे। शॉर्टकट भी होता है, अगर किसी सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स है, तो एक सेट से दूसरे सेट पर 2 की पावर mn सबसेट्स होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कहता है कोण, इंग्लिश में चलते हैं, इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल -19 30 डिग्री लाई। एक तो माइनस है तो हमें एंटी नहीं क्लॉकवाइज चलना है हमने। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से आप चल रहे हो तो उल्टा चलेंगे तो ये एंगल होगा -360 एक चक्कर में, दूसरे में 720, तीसरे में 1080, चौथे में 1440, 36 चौके, ठीक है 144 होता है, 36 पंजे 1800,
5 चक्कर पूरे लगने के बाद हम यहाँ आ गए 1800 डिग्री पर। अब 1800 में जब हम यहाँ तक आएंगे तो 90 और जुड़ लेगा, जबकि हमारा है 1930, यानी 1800 में 130 और जोड़ दो तो 130 यहाँ जाएगा, तो वो एंगल यहाँ बनेगा और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और भी तरीका है, 1930 में माइनस 1930 में आप 36 का एक ऐसा मल्टीपल जोड़ दो जो 1930 से बड़ा हो। तो 36 पंजे मैंने बता दिया 180 होता है, और 36 छिक्का 36 6 6 36 3 और 6 2160, तो इसमें 2160 जोड़ दो तो 0 6 में से 3 गए 3 और 11 में से 9 गए 2, 230 डिग्री पॉजिटिव। तो 230 आपका इधर से चलोगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। राइट 5 - 3 आयोटा क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये जो क्वेश्चन अभी पीछे आया ना, इस तरह के क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है। तो 5 - 3 आयोटा क्यूब, उससे पहले मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दूँ कि a - b क्यूब है। a - b क्यूब होता है a क्यूब - b क्यूब - 3a² b और प्लस 3ab स्क्वेयर। मेरे पास है 5 - 3 आयोटा का क्यूब। एक सेकेंड, तो ये इसको इधर कर लेते हैं और अब करते हैं। तो 5 क्यूब - 3 आयोटा क्यूब -3, 5 का स्क्वेयर इंटू 3 आयोटा, 3 × 5 × 3 आयोटा का स्क्वेयर। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 3 का हो जाएगा 27 आयोटा क्यूब, 5 पंजे 25 और 3 तिया 9 और 25 निमा 225 आयोटा, 3 का 9 और 9 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 15 निमा 135 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। तो यहाँ माइनस आयोटा रखेंगे तो ये प्लस का 27 आयोटा, माइनस का 225 आयोटा और यहाँ -1 रखेंगे तो ये -135 बन जाएगा। तो 125 - 135 -10 और 225 में से 27 घटाओगे तो 15 में से 7 गए 8 और 11 में से 2 गए 9, -10 -198 आयोटा। ये आपका आंसर आना चाहिए, जो कि है आपका ऑप्शन डी, जो कि है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये थोड़ा लंबा तो नहीं कह सकती, मतलब 1 नंबर के अकॉर्डिंग थोड़ा लेंथी कह ही सकते हैं इसको। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, अगर मैं शॉर्टेस्ट को x मान लूँ तो जो लॉन्गेस्ट है वो उसका तिगुना हो जाएगी। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। जो तीसरी साइड है वो सबसे बड़ी साइड से 2 कम है। थर्ड साइड तीसरी से, लॉन्गेस्ट से 2 कम है। अब इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61, पेरीमीटर अगर कम से कम 61 है, कम से कम 61 का मतलब 61 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, x की कम से कम वैल्यू बता। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो भैया तीनों को जोड़ दो, 3 और 3 6 और 1 7, ये 2 इधर चला जाएगा। 7x इज ग्रेटर देन 61 और 2 63, 7 से भाग कर दो। x 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए, तो x की वैल्यू कम से कम 9 आनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। और अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि इफ़, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ जी, NP5 और 42 × NP3 इक्वल है और n 4 से बड़ा है, तो n की वैल्यू निकालो। NP5 को सॉल्व कर दो, n फैक्टोरियल बटे n - 5 का फैक्टोरियल 42, n फैक्टोरियल बटे n - 3 का। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, दोनों के ऊपर 1 बच गया। n - 3 छोटा होता है, बड़ा होता है, n - 5 छोटा होता है। तो ये छोटा है, तो इसको तो लिख लो 1/n - 5 का फैक्टोरियल 42, और इसको ओपन करो n - 3, एक और कम करोगे n - 4, एक और कम करोगे n - 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से फिर फैक्टोरियल कट गया, यहाँ केवल 1 बचा, यहाँ बचा 42। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ये बचेगा n², 3 और 1 4 7 और 4 तिये 12।
इसको इधर ले जाओ और 42 के साथ एडजस्ट करके सॉल्व कर दो। n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 42। 42 को इधर ले आओ तो माइनस का 30 हो जाएगा, 12 घटा 42 और 10 तिया 30 और 10 में से 3 गए 7, तो n माइनस 10 और n जमा 3 हो जाएगा। एक n की वैल्यू 10 आएगी और एक -3, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें बोला है कि n की वैल्यू 4 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। राइट ऑप्शन हमारा एरो के नीचे दब गया है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। कोई भी डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ कि एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ था, वो नंबर मेरा अब परमानेंटली ख़त्म हो चुका है, तो वो ग्रुप अब काम नहीं करेगा। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से कि मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे वो सारे के सारे अब काम नहीं करेंगे, तो मैं आपके लिए नए ग्रुप्स बना दूंगी और आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने सभी क्लासेस के लिए ग्रुप बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करके और मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपना 8th क्वेश्चन पर। आ जाइए 8th पर जल्दी से। फाइंड द 5th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x बाई 3 माइनस 3y की पावर 7 की 5th टर्म बतानी है। तो अगर हमारे पास मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, माइनस ले लेते हैं, a माइनस बी की पावर अगर n है, या फिर ऐसा करो a प्लस बी की पावर n ले लो, तो जो इसकी nth टर्म होती है उसके लिए हमारे पास r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला होता है NCR, a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। अब यहाँ मैं लूँगी x बाई 3 और इसको मैं लिखूँगी प्लस माइनस 3y पूरे की पावर 7, यानी a की जगह मैं लूँगी पहली टर्म x बाई 3 और b की जगह मैं लूँगी माइनस का 3y। क्लियर हो गया। और n की जगह मैं लूँगी 7। अब मुझे निकालनी है 5th टर्म, तो 5th टर्म निकालने के लिए मुझे r की जगह रखना पड़ेगा यहाँ पर 4। क्लियर है, ये तीनों वैल्यूज़ ध्यान में रखनी है और अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा T5, n की जगह 7, C4, a की जगह मैंने बताया आपको x बाई 3, n माइनस आर यानी 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, b की जगह मैं लूँगी माइनस 3y की पावर 4। ये अब आपने सॉल्व करना है एंड वी विल गेट आवर आंसर। ये हो गया 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। x बाई 3 का क्यूब करोगे तो x क्यूब बाई 27 और माइनस है पावर 4 है, प्लस हो जाएगी 3 की पावर 4 81 y की पावर 4। अब देखो 27 तिया 81, इसको और खोल लो, 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 6 होता है और ये बन जाएगा 3x क्यूब y की पावर 4। देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल से 4 हो गया। अब हम ले लेते हैं गुणा, इजी करते हैं, 5 तिये 15 और 15 7 105, तो 105 x क्यूब y की पावर 4, ये मेरा करेक्ट आंसर आएगा। देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं है। 105 x क्यूब y4 बिल्कुल है, ये देख लीजिए अपना जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। क्या मैं यहाँ से थोड़ा इरेज करूँ, ये देखो दिख गया अब आपको ये वाला ऑप्शन 105 x क्यूब y रेज टू पावर 4। आगे बढ़ते हैं 9th पर। ये अपना सब NCERT से निकल के आ रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन 1-2 ही बाहर से आए। विच टर्म ऑफ द AP GP, इस GP की कौन सी टर्म ये है, तो A इसमें कितना है 1/3 है पहली टर्म। R क्या होता है A2/A1, यानी कि भैया 1/9/1/3 डिवाइड करोगे तो R भी 1/3 A भी 1/3 और आपका जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है A इंटू R की पावर n-1। ठीक है, और हमें नहीं पता कि कौन से नंबर पे है, तो ये हो गई 1/19,683। पुट कर दो, A की जगह तो रख दो 1/3 और यहाँ भी रख दो 1/3 की पावर n-1। ठीक है, 19,683। अब सुनो ध्यान से, लेफ्ट में दोनों 1/3 तो पावर ऐड हो जाएगी, n-1 में 1 ऐड करोगे 1 आएगा और ये भी ना 3 की पावर बनेगा, कितना बनेगा ये देखना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3 6 18 1 3 5 15 3 6 18 1 3 दूनी 6 3 1 3 3 8 24 3 7 21 3 दूनी 6 3 9 27
3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 आठे 24 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 81, 4 बार और आएगा यहाँ। और 1 2 3 4 5 बार ये आ चुका है, 9 बार आ चुका है, तो 1/3 की पावर 9 आ जाएगी। बेस सेम है, पावर का कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अपना देख लीजिए कि ये पूछ रहा था कि कौन सी टर्म है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 9th टर्म। ठीक है, थोड़े लेंथी हैं 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस, डेप्थ में जा रहे थोड़ा सा। 10वें पर आ जाइए। फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ द एपी। ये आपके सिलेबस में भले ही नहीं है, लेकिन आपने 10th में पढ़ रखा है, तो हम इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। एपी में ए यानी फर्स्ट टर्म 5 है, डी 4 है, और एस एन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो अब आप अपना जितनी भी वैल्यू जो उनको यहाँ पुट कर दीजिए। n कितना है, 17 है, n कितना है, 17 है, तो ये हो जाएगा S17 इज इक्वल टू 17/2 2a 5 है, डबल करोगे 10 आ जाएगा, n 17 है, 17 में से 1 गया 16, और d कितना है, 4 है। सॉल्व कर दो, 17/2 10 जमा 16 चौके 64, डायरेक्ट कर दूं, 64 और 10 कितना हो गया, 74, 2 से इसको काट दो, 37, 37 और 17 की गुना, 17 7 119, 11 17 51 और 11 62 होता है, 629 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या 629 है ऑप्शन में, यस ये रहा, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ जी, अब देखिए जरा, if arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। यहाँ आपको मैं 10th क्लास का एक रिजल्ट याद दिला दूँ कि सबसे पहले तो 10th का एक रिजल्ट याद दिला दूँ कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग s और शून्यकों का गुणनफल p पता होता था, तो हमारी इक्वेशन बनती थी x² माइनस sx प्लस p। थोड़ा और याद दिला दूं कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमारे रूट होते थे तो हम इक्वेशन बना सकते थे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स का, सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, अगर उन रूट्स को मैं अल्फ़ा बीटा ले लूँ तो उनका अर्थमेटिक मीन 8 है। तो आप याद करें कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 8। उधर गुणा कर दो तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 16, 8 दूनी 16। ठीक है, यानी s की जो वैल्यू थी वो 16 आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है, ध्यान देना भाई, जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 5 है। तो ज्योमेट्रिक मीन होता है अल्फ़ा बीटा का अंडर रूट जो कि 5 है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि जो मेरी p की वैल्यू है वो 25 आ गई। अब मुझे s पता लग गया, p पता लग गया, तो इसकी हेल्प से मैं उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकती हूँ, x² माइनस 16x प्लस 25, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक ही चीज़ में कई चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिल रही हैं। अब चलते हैं 13th पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स की जनरल इक्वेशन आपको दे रखी है, तो एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। ये आपको याद रखना है। 13th पे आ जाओ, ये भी वर्बल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1/x। ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log a का। अगर e की पावर x होता तो log e हमारा यहाँ पर आ जाता। ठीक है, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव भी डायरेक्ट होता है, d/dx ऑफ कोसिकेंट x होता है बच्चे माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। ठीक है, अब आ जाओ, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहली n प्राकृत संख्याओं का मीन निकालना है। मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ द डेटा बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। अगर आप करते हो तो वो आपका मीन आ जाता है। अब हमें तो n नेचुरल नंबर का निकालना है, यानी कि n तक के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको जोड़ना है और n से डिवाइड करना है।
अब ये आपका इंडक्शन ख़त्म हो चुका है, सिलेबस में से इंडक्शन में आ जाता था एन नेचुरल नंबर्स का सम एपी से भी निकल आता है, जो कि होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, और उसके नीचे एक एन और आएगा। तो इस एन को मैं यहीं पर ही 2 के साथ एडजस्ट कर दूंगी, तो एन से एन कट जाएगा और मेरा मीन आ जाएगा एन प्लस 1/2। हो गया। आगे बढ़ूँ, 16वें 15वां 14वां हो गया, 15वां हो गया, 16वें पे आ जाओ। ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द नंबर लेस देन 3। कितना आसान है, 3 से छोटा होता है 1 और 2, तो 2 ही फेवर में है, टोटल 6 है, तो 1/3 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इफ़ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल देन व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी, तो 0 आ जाएगी। 10th क्लास का था ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी दिए गए हैं। 18th पे आ जाओ, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। पहले तो इस बात को पकड़ो, 2 इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इन जनरल हमारा रूल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो चुका है, तो ये आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में यूनियन की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम होती है, तो ये बन जाएगी 3/5 प्लस 1/5 यानी कि 4/5। आगे बढ़ते हैं अपना 19th पर, जो कि अपना असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ए आपको दे रखा है 4x + 3, y, अगर 3x + y 5, -2 है तो x इतना आएगा, वो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करके देखते हैं। 4x + 3 इज इक्वल टू 3x + 5, इसको इधर ले आओ, x 3 को उधर ले जाओ 2, x तो ठीक आ गया। अच्छा y -2, ठीक है, ये तो ट्रू है, पहले वाला तो ट्रू है। अच्छा अब ये कह रहा है कि a दे रखा है, तो a क्रॉस a बनेगा -1 -1, और ये गलत है, नहीं -1 3 -1 4, लेट मी चेक, 3 हाँ गलत है, 3 -1 3 3 3 4 आना था, तो ये फॉल्स है। पहला ट्रू है, दूसरा देखो ना, ए में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट आने थे, जबकि इसने 1 2 3 4 6 ही दे रखे हैं, तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 20th नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में दे रखा है। तो ये 20th क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज ए सेट। ट्रू है भाई, 100 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर उसका सेट हम सब सेम बनाएंगे। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये भी ट्रू है, और दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट हैं। भाई रीजन की यूज करके ही हमने असर्शन को किया है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा कि ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये था कंप्लीट सेक्शन ए। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, नहीं बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, और अब तो पेपर आप कर ही चुके हो। अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाना है मैंने ए यूनियन बी के डैश का। तो आपने क्या करना था, मैं स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सुंदर सा लगे, है ना भाई। तो ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। आपने एक ऐसे अपना वो बनाना था रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल में हमने लेने थे 2 सेट ए और दूसरा सेट आपने दिखाना था बी। आप यहाँ लिख सकते हो ए और ये बी, और आपको लेना है ए यूनियन बी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे का सारा आपका ए यूनियन बी था, तो आपने ये नहीं दिखाना था, आपने लेना है, मैं एक बार इसको शो कर देती हूँ, हाँ ठीक है, ए यूनियन बी है ये सारा। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो कि दिस वन इज ए यूनियन बी, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, लेकिन मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये वाला हिस्सा मुझे छोड़ना है, ये वाला हिस्सा मुझे छोड़ना है। ए यूनियन बी को छोड़कर जो भी मेरा बचता है वो मेरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि दैट इज डिनोटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। बस इतना सा था। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए भी मैं इस तरह से अपना एक यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए अपना एक डायग्राम यहाँ पर ले लेती हूँ। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट।
अब यहाँ थोड़ा आपको करना पड़ेगा एडजस्ट। ये ए है, मेरे पास तो कलर थे, आप कलर ले जा सकते थे, नहीं तो आप डॉट से या उससे दिखा देते। ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट मैं ले रही हूँ अपना स्लैंट लाइन से। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये रेड कलर में ए है जो मैंने डार्क किया है, तो इसके बाहर बाहर जहाँ मैं स्लैंट लाइन खींच रही हूँ ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप ये बता देंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय स्लैंट लाइंस। हो गया। अब मुझे चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। मैं तो अलग कलर भी यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं एक ही कलर से आपको बताऊंगी। तो बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ले लेती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से। पर एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये ब्लू कलर में बी है, इस बी को छोड़ना है और इसके बाद जो बचता है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ब्लू लाइन को छोड़ दूंगी, ब्लू के अंदर का एरिया मैं छोड़ दूंगी और बाहर जो बचेगा वो सारा बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, वो बात अब आप यहाँ दिखाओगे कि बी कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब मुझे चाहिए दोनों की इंटरसेक्शन। तो जहाँ एक चेक बन रहा है, जहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो उन दोनों का कॉमन रीजन है और वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। मैं फिर कह रही हूँ मेरे पास तो कलर हैं, ब्लू नहीं लेती हूँ मैं, बल्कि इसको मैं इस वाले कलर से ले देती हूँ। मेरे पास तो कलर हैं तो मैं उससे आपको ऐसे भी दिखा सकती हूँ। आप पेपर में कैसे दिखाकर आना था आपको कि भैया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज डिनोटेड बाय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के क्रॉस से। क्लियर हो गया। और मैं आपको बता दूं कि दिस वन एंड दिस वन रिप्रेजेंट द सेम रीजन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ऑलवेज, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ होता है। क्लियर हो गया। चलूँ आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी थी। तो इसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई -2। और ये फॉर्मूला आपका क्लास 10th में आता था, जिसे हम आयोटा के रूप में यहाँ यूज करते थे। अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ABC आपके सामने है, -1 + -1 का स्क्वायर 4 गुणा -1 और गुणा c की जगह -2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर हो गया। तो -1 + -1, देखो ध्यान देना, 4 दूनी 8 और 3 माइनस है तो 1 - 8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा -2। ये बन गया -1 + -√7 - 2। बस यही इसमें की पॉइंट था कि -1 + ये जो है ना √7 का माइनस, तो 7 का अंडर रूट तो √7 हो जाएगा, माइनस पे आयोटा लग जाएगा और डिवाइडेड बाय -2। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। 2x की अलग अलग वैल्यू आपकी आती, लेकिन दैट वाज नॉट इन योर सिलेबस। फिर भी मैंने बता दिया है, जो बच्चे कंपटीशन वगैरह के लिए करते हैं या और है तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ, इसका जो इंटरनल चॉइस था ये आपके सिलेबस में था, सिंप्लीफाई का, जो कि बेहद आसान है। देखो ये अपनी बड़ी ब्रैकेट है, तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ रही हूँ, आयोटा बिना आयोटा वाला पार्ट 1/3 + 4 अलग कर रही हूँ और आयोटा वाला पार्ट मैं अलग कर रही हूँ, प्लस आयोटा इनटू में 7/3 + 1/3। इस ब्रैकेट को अलग रखा और माइनस का निशान मैंने यहाँ खोल देना है। तो माइनस + 4/3 माइनस आयोटा, 4 × 12 और 1 13, 13/3। यहाँ ध्यान देना भाई, 7 और 1 8, ये बन गया 8/3 आयोटा प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब फिर क्या करो, 13/3 + 4/3, ये तो हो गया 17/3 और आयोटा आयोटा को अलग करोगे तो 8/3 - 1 इनटू में आयोटा। तो भाई ये हो जाएगा 17/3 और ये यहाँ जाएगा 8 में से 3 गए 5/3 आयोटा। ये आपका आना चाहिए a + आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, 12 और 1 13/3 ठीक चल रहा है ना। और इसको आप अपना देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 अपना लीनियर इनइक्वालिटी से सॉल्व करना है। इसने बोला नहीं है तो आप रियल आंसर दोगे जब तक मेंशन ना किया जाए। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए नीचे 3 है और 6 है, दोनों का एलसीएम होगा 6, तो दोनों इन तरफ की सभी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 6। ठीक है भैया, मल्टीप्लाइंग बाय 6 तो 6 ब्रैकेट में 5 माइनस 2x बाय 3 लेस देन इक्वल टू 6 ब्रैकेट x बाय 6 माइनस 6 इंटू 5। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 3 टर्म्स थी, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8th क्लास का मेथड है ये। 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया। इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4x, x और 6 पंजे 30, x को इधर ले आओ, 10 को उधर ले आओ, माइनस 4x माइनस 10, ये 30 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 30 माइनस 10, माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 40। अब ये ध्यान कर लेना कि इनइक्वालिटी कर रहे हो तो दोनों तरफ जैसे ही मैं -5 से डिवाइड करूंगी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते ही साइन चेंज हो जाता है। तो 5 8 40 आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखती हूँ तो 8 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ूँ, 24th पे आ जाओ, फिर से जीपी आ जाती है हमारी। हाउ, ठीक है ना, 24th पे, हाँ जी बिल्कुल। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 3/2 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम दिस। तो हमने मान लिया कि इसकी जो n टर्म्स हैं उनका सम होगा 3069/512। क्लियर हो गया। तो n टर्म्स का मतलब हो गया 3 + 3/2 + 3/4 अप टू n टर्म्स का सम इतना आएगा। इसमें आप अलग से, मैं अभी लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। a 3 है और r होगा a2/a1 यानी 1/2 आ जाएगा। Sn का फॉर्मूला अगर r 1 से लेस है तो a इंटू 1 माइनस r पावर n बाय 1 माइनस r, और ये हो जाएगा 3069/512। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। a की जगह रख दो 3, 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3069/512। थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं, इस 3 से इसको कट कर देते हैं। 0 3 दूनी 6, 3 3 9, 1023 आ गया। ऊपर तो रह जाएगा, सुनो बात ध्यान से, 1 माइनस 1/2 की पावर n, और नीचे रह जाएगा 1/2, और राइट साइड में रह जाएगा 1023/512। इसको भी इधर ले जाओ, 1/2 है, ध्यान रखना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1/2 है तो 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1023/512 इंटू 1/2, जो कि हो जाएगा 1023, 2 दूनी 4, 1024। अब इसको राइट में ले जाऊंगी और इनको इधर ले आऊंगी, तो 1 घटा 1023 बटे 1024, और ये हो गया 1/2 की पावर n। जैसे ही यहाँ लघुत्तम लोगे तो 1024 में से 1023 जाएगा तो 1 माइनस 1024, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर n, और 1024 होता है 1/2, मतलब 2 की पावर 10, तो 1/2 की पावर 10 कर दो। 1 की पावर कितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, यानी हमारी 10 टर्म्स का जो सम है वो रिक्वायर्ड सम हमारा आना था। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, जिसके 2 पार्ट्स हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ध्यान देना, विद वर्टेक्स एट ऑरिजिन। जितने भी पैराबोलाज आप कर रहे हो सब वर्टेक्स ऑरिजिन पर चल रहा है। पासिंग थ्रू 2 3, ये की पॉइंट है। 2 3 जो है वो यहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो हमारा पैराबोला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट से मैं हिंट्स दे रही हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं करा रही आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट से या तो ये अपवर्डेड पैराबोला पास करेगा या ये राइट हैंडेड पैराबोला पास करेगा, लेकिन इसने एक हिंट और दे दिया, एक्सिज अलोंग एक्स एक्सिज। जो हमारा एक्सिज है वो एक्स के साथ है। अगर एक्स एक्सिज के साथ है तो ये मेरा राइट हैंडेड पैराबोला है। ये सारी बातें आपने लिखनी थी। अब राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू, ये सारी बातें आपने लिखनी थी कि वर्टेक्स ओरिजिन पे हैं,
2 3 से पास कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है जिसकी यही इक्वेशन बनेगी। अब ना तो इसमें हमें ए की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये जो पैराबोला है ये इस पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को क्या करने जा रहा है, सेटिस्फाई करने जा रहा है। तो इसके अंदर x की जगह 2 और y की जगह आपने 3 रख देना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। यहाँ 3 रखोगे 9 आएगा, 4a गुणा 2 तो 9 बराबर है 8a। a था भैया ये a को उधर ही रखो, a की वैल्यू आ जाएगी 9/8। a की वैल्यू को वापस इसमें रख दो, पैराबोला बन जाएगा y² 4 9/8x, 4 दूनी 8। तो ये बन गया y² बराबर है 9/2x। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या 2y² 9x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी पैराबोला की, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, इसलिए 2 नंबर में दिया गया है। और इसका लास्ट पार्ट है, मतलब इंटरनल चॉइस है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। x² -16y डाउनवर्डेड पैराबोला है, तो इसका कंपैरिजन आप करोगे x² -4ay से, तो 4a 16 है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 2 ही बातें बतानी है। फोकस यहाँ है, डाउनवर्डेड है, y एक्सिस पे है, तो 0,-a। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो जो आपका इधर लिखती हूँ मैं फोकस, तो जो फोकस का कोऑर्डिनेट्स होगा वो 0,-a होगा, यानी 0,-4 होगा। और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, x के पैरेलल है तो इक्वेशन बनेगी y a। a कितना है, 4 है, तो लिख दो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y a, यानी कि a है भैया ये a, तो y आ गया 4, तो ये आ गया y - 4 0। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो बेटा जी ये था कंप्लीट सेक्शन बी। और अब बहुत जल्दी से देखेंगे सेक्शन सी, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, ना ही हम उन पर टाइम लगाएंगे। हो सकता है आपके टीचर्स ने वो चेंज कराया तो आप उनका सॉल्यूशन उनसे देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 26। वैसे तो ये बेहद आसान है सेक्शन सी का, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। जल्दी से मैं बता दूं, 65 लोगों का ग्रुप है, 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। तो कितने लोग हैं जिन्हें टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं है? कितनों को टेनिस पसंद है? क्रिकेट वाले सी हो गए, टेनिस वाले टी हो गए। सुनो मेरी बात, आपको दे रखा है क्रिकेट और टेनिस की यूनियन 65 है, क्रिकेट वाले 40 हैं, और क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस जो दोनों को पसंद करते हैं 10 है। तो आपका जो फॉर्मूला मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया था, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ये हमारा फॉर्मूला लगता है। तो ये 65 हैं, ये अपने 40 हैं, ये हमें पता नहीं है, और ये 10 है। तो 40 में से 10 गए 30, 30 को उधर ले जाओगे तो नंबर ऑफ टी आ जाएगा 35। तो एक तो ये था हाउ मैनी लाइक टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो इसमें आपको निकालना होता था नंबर ऑफ टी माइनस सी, जो कि होता है नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो टेनिस वाले 35, डिटेल नहीं दे रही हूँ मैं, और इंटरसेक्शन के हो गए 10, तो ये आना था 25। मैंने जल्दी से बता दिया है, बट दिस वन वाज नॉट इन योर सिलेबस, तो आपका ये टीचर को कटवाना था क्वेश्चन। तो 27 पे आ जाओ, बहुत आसान है, हिंट दूंगी। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू माइनस मोड x। मोड में आप कोई भी रियल नंबर रख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। अब जब मैं रेंज की बात करूं तो ये है माइनस का मोड x, इसने हमेशा पॉजिटिव रहना है, लेकिन इसके आगे लग गया माइनस, तो हमेशा 0 या 0 से छोटा रहेगा। तो इसकी जो रेंज होनी थी वो 0 तो आनी थी, और -∞ टू 0 आनी थी। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट था फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू -5। तो -5 पे इसकी वैल्यू हो जानी थी माइनस मोड ऑफ -5। मोड से बाहर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक माइनस पहले से मौजूद है, तो ये केवल -5 आपका रह जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, इनकी डिटेल आप लिखाते पेपर में
कि भाई इसकी वैल्यू आप थोड़ा सा आपको लिखना था कि भाई मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि दोनों ही पार्ट इंडक्शन से दिए गए। इंडक्शन हमने बिल्कुल भी नहीं किया। जिन बच्चों को लगता है कि करना चाहिए तो मैंने पुरानी बुक का चैप्टर 4 मेरे चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप इनके सॉल्यूशंस देख सकते हो। बट दिस वाज नॉट इन योर सिलेबस, और मे बी कि आपके टीचर ने बताना मुझे कमेंट बॉक्स में टीचर ने चेंज कराया था या नहीं। 29 पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलीनियर। जब 3 पॉइंट्स कॉलीनियर हैं यानी एक ही लाइन में है, मान लो ये पॉइंट है ए x, 1, ये पॉइंट है b 2, 1। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना था क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में आपके सिलेबस में नहीं है। और 4, 5 स्लोप लगेगा यहाँ। तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं, तो तीनों एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, तो आप क्या करो, ए बी का स्लोप निकाल दो और बी सी का। तो पहले हम ले लेते हैं भाई ए बी का स्लोप। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं ए बी का स्लोप। और ये पॉइंट यहाँ 1 नहीं है, ये -1 है। ये देख लो x, -1 है, तो ये पॉइंट -1 है, तो ए बी का स्लोप हो जाएगा y2 - y1 बाई x2 - x1। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 2 - x, तो ये तो हो गया 1 और 1 2 बाई 2 - x। और अब बी सी का स्लोप ले लो। बी सी का स्लोप हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 और 4 - 2 यानी 2, 2 दूनी 4 यानी 2। अब क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो दोनों स्लोप इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों स्लोप को बराबर रख दो। 1 मिनट, 4/2, हाँ 2 आ गया। तो 2 - 2 2 बाय 2 - x इज इक्वल टू 2। इधर ले जाओ इसको, तो 2 इज इक्वल टू 4 - 2x। 2x को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, 4 घटा 2 2, 2 से 2 कट गया और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। लॉजिक समझ आ गया। मेन हमें कॉन्सेप्ट समझना था कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 लिमिट का। फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर -1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपनी अलग अलग निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो ये वाला फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वेयर -1। इसमें हम क्या करते हैं, हम x को रख देते हैं 1 माइनस एच। हम x को रख देते हैं 1 माइनस एच, तो एज x टेंड्स टू 1 माइनस एच टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट, ये x h में बदल चुका है तो लिमिट भी h में, और ये हो गया 1 माइनस एच का स्क्वेयर -1। ठीक है, इसमें अब आप जब h की लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वेयर -1, 1 का स्क्वेयर 1 और 1 में से 1 माइनस करोगे 0। तो ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब अपनी निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, जो कि हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। बराबर नहीं आ रही हैं दोनों, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मैं आपको बता दूं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और एफ एक्स हम ये लेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर -1, क्योंकि प्लस की लिमिट है। तो अब आप इसमें क्या पुट करोगे, आप यहाँ पर पुट करोगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। एच की लिमिट कितने पर चली जाएगी, 0 पर। ध्यान देना, माइनस ब्रैकेट 1 प्लस एच का स्क्वेयर -1, एच की जगह 0 रख दो। तो ये बनेगा -1 प्लस 0 का स्क्वेयर -1। 1 का स्क्वेयर 1, लेकिन माइनस बाहर है तो -1 -2। तो दोनों लिमिट्स हमारी इक्वल नहीं आ रही हैं, तो इसकी लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपने लिखना था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है, तो ये रहा है कि लिमिट फाइंड करो, लेकिन नहीं निकलेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब आ जाओ इसके इंटरनल चॉइस पर, जिसमें आपको डेरिवेशन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालनी थी फंक्शन की। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके करते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी रहता, क्योंकि u इंटू वी से आपको ये लंबा पड़ सकता है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पूरा डिफरेंशिएशन अब आप कर चुके हो, तो आप यहाँ लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। और ये कैसे होगा, ये u इंटू वी से होगा भाई। 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
प्लस x माइनस 1 यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 और x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। x माइनस 1 एज इट इज और इसकी हो जाएगी 5 3 15 x स्क्वेयर जमा 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एज इट इज रह गया 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 x से करो दोनों को, तो ये बन जाएगा 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वेयर माइनस 3। लाइक टर्म्स को अरेंज कर दो, 5 और 15 20x क्यूब, x स्क्वेयर की सिंगल टर्म है तो माइनस 15x स्क्वेयर, 3x और 3x हो जाएगा बच्चे 6x माइनस 4। ये आपका डेरिवेशन आ जाएगा इस इंटरनल चॉइस का। और अब देखते हैं अपना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 31। ये मैंने दिया भी हुआ था आपको, उसमें जो प्रोबेबिलिटी के हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे। इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट, ई की प्रोबेबिलिटी ये है, एफ की ये है, एंड की ये है, तो ई और एफ, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। ये अभी फॉर्मूला इसी लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। हो गया 1/4 हो गया, ये 1/2, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है माइनस 1/8। 8 एलसीएम ले लो, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 1 4 2 6, 5/8 आ जाएगा, ख़त्म। नॉट ई नॉट एफ, देखना ध्यान से, नॉट ई नॉट एफ का मतलब हो गया ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, इसका मतलब हो गया ई यूनियन एफ का बार, और इसका मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है यूनियन की? ये आ तो गई हमारे पास 5/8, तो ये आ जाएगी 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8। तो इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करेंगे। सेक्शंस 3 मैंने करा दिए हैं, ए बी सी, बाकी के 2 सेक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ। कोई भी डाउट है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर आपने कांटेक्ट करना है। मैं फिर बता दूं कि जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाए हुए थे वो नंबर मेरा अब परमानेंट क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, तो वो ग्रुप भी ख़त्म हो गया होगा। तो जब तक मैं नया ग्रुप आपके लिए नहीं बनाती तब तक आप मुझे टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। और 12th क्लास की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको मैसेज मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।